चैप्टर नंबर 6, व्यक्ति और राज्य। प्लेटो ने सुकरात के अंतिम दिनों का वर्णन क्रीटो में जारी रखा है। कारागार में प्राणदंड की प्रतीक्षा करते हुए सुकरात गंभीर विषयों के बारे में उसी तरह की शांत सोच विचार की भावना का प्रदर्शन करता है जो उसके स्वतंत्र जीवन में परिलक्षित होती थी। यहाँ तक कि एथेंस के न्याय मंडल द्वारा उसके साथ किए गए प्रत्यक्ष अन्याय से भी सुकरात के मन में कोई कटुता या क्रोध की भावना उत्पन्न नहीं होती है। सुकरात के मित्र एक अत्यंत सुगम योजना लेकर जेल में उसके पास आते हैं ताकि वह एथेंस से बच निकल सके और कहीं अन्यत्र मुक्त जीवन व्यतीत कर सके। लेकिन सुकरात शांतिपूर्वक उन्हें ऐसे किसी कार्य के नैतिक मूल्य के बारे में एक तर्क संगत वाद विवाद में उलझा देता है। क्रीटो प्रकरण सुकरात के चरित्र के एक ही पहलू पर प्रकाश डालता है, उसे किसी दिव्य उद्देश्य की पूर्ति करने वाले और ईश्वर की इच्छा में विश्वास करने वाले किसी दार्शनिक के रूप में नहीं बल्कि सिर्फ एक अच्छे नागरिक के रूप में प्रस्तुत करता है जिसे अन्यायपूर्ण ढंग से दंड सुनाया गया है और फिर भी वह राज्य के नियमों का पालन करने के लिए अपने जीवन की आहुति देने के लिए तैयार है। सुकरात के दिन समाप्त होने को आ रहे हैं। जानलेवा जहाज सनियम से रवाना हो चुका है। उसे सूचना क्रीटो से प्राप्त होती है जो सुबह होने से पहले उससे भेंट करने आता है। स्वयं उसे एक सपने में चेतावनी दी गई है कि तीसरे दिन उसे चले जाना होगा। समय बहुमूल्य है और क्रीटो उसके पास जल्दी इसलिए आया ताकि बच निकलने की योजना के बारे में उसकी सहमति ले सके। इस योजना को उसके मित्र आसानी से अंजाम तक पहुंचा सकते हैं जो उसे बचाने के प्रयास में कोई खतरा उत्पन्न नहीं होने देंगे, लेकिन यदि वे उसे मर जाने देंगे तो उनका सिर हमेशा के लिए शर्म से झुक जाएगा। उसे अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए और अपने शत्रुओं के हाथों की कठपुतली नहीं बन जाना चाहिए। धन का इंतजाम क्रीटो द्वारा और थेबीस के सिमियास तथा दूसरों की मदद से किया जा चुका है। और हालांकि कोई कहेगा बहुत लोग हमें मार सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छे जीवन, एक न्यायोचित एवं सम्मान्य जीवन को ही महत्व दिया जाना चाहिए। सम्मान को ठेस लगने या अपने बच्चों को चोट पहुंचाने के सभी विचारों को खारिज किया जा सकता है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या उसका भाग जाने का प्रयास उचित होगा। क्रीटो जो एक बेलाग व्यक्ति है जिसकी आंखों के सामने मृत्यु का कोई भय नहीं है, उसकी ओर से इस प्रश्न का उत्तर देगा। उसे दंड दिए जाने से पहले उन्होंने अक्सर विचार विमर्श किया था जिसमें वे इस बात पर सहमत हुए कि किसी भी व्यक्ति को ना तो बुरा करना चाहिए या बुराई का बदला बुराई से देना चाहिए और ना ही सच के साथ दगा करनी चाहिए। क्या इन सिद्धांतों को बदल दिया जाए क्योंकि सुकरात की परिस्थितियां बदल गई हैं? क्रीटो मानता है कि वे सिद्धांत वैसे ही हैं। तब क्या उसका भाग जाना उन सिद्धांतों को बचाए रख सकेगा? क्रीटो इसका उत्तर देने में असमर्थ है या उत्तर देना नहीं चाहता। सुकरात आगे कहता है, मान लो कि एथेंस के कानून आ जाते हैं और उसके साथ बहस करते हैं। वे पूछेंगे वह क्यों उनको उत्तर देना चाहता है, और यदि वह जवाब नहीं देगा, ठीक, लेकिन क्या वह करार या सहमति थी? क्या उसके पास उनको बताने के लिए ऐसी कोई आपत्ति है जो उन्हें उलट देने में उसके कार्य को उचित ठहराएंगे? क्या वह उन्हीं की मदद से संसार में नहीं लाया गया था और शिक्षित किया गया था? और क्या वे उसके माता पिता नहीं हैं? वह एथेंस छोड़ सकता था और अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता था, लेकिन वह 70 वर्षों से वहां रहता है किसी दूसरे नागरिक की अपेक्षा अधिक एक निष्ठा के साथ। इस तरह उसने स्पष्टता दिखा दिया है कि उसने वह करार स्वीकार किया जिसे अब वह तोड़ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से न केवल उसके नाम को कलंक लगेगा बल्कि उसके मित्रों के लिए भी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। वह चाहता तो विचारण के दौरान भी दंड के रूप में निर्वासन का प्रस्ताव कर सकता था, लेकिन तब उसने दृढ़तापूर्वक बता दिया कि वह देश निकाले के बजाय मृत्युदंड को अधिक पसंद करेगा और वह अपने पद चिन्हों को कौन सी दिशा देगा। किसी भी सुशासित राज्य में वहां के कानून उसे एक शत्रु समझेंगे। हो सकता है थेसाली जैसे किसी कुशासन वाले देश में पहले उसका स्वागत किया जाए,
फिर धीरे धीरे वहां के निवासियों द्वारा उसके देश छोड़कर भागने की कहानी को एक उपहास का विषय बना दिया जाएगा। लेकिन यदि वह उनको नाराज करता है तो उसे एक दूसरा ही सबक सीखना पड़ेगा। क्या वह सद्गुण की शिक्षा देना जारी रख सकेगा? वह कोई अच्छी बात नहीं होगी। और यदि वह अपने बच्चों को थिसाली ले जाता है और उन्हें एथेंस की नागरिकता से वंचित होना पड़ता है तो उससे उन्हें क्या लाभ होगा? और यदि वह उन्हें पीछे छोड़ कर जाता है तो क्या वह ऐसी आशा कर सकता है कि उसके मित्र उनकी देखभाल ठीक से करेंगे? वह चाहे जिंदा रहे या मर जाए, क्या सच्चे मित्र उनकी उसी तरह देखभाल नहीं करेंगे? अंत में वह उन्हें उपदेश देता है कि वे न्याय के बारे में पहले सोचे और जीवन तथा बच्चों के बारे में बाद में। अब वह शांति और निर्दोषता के साथ संसार को विदा ले सकता है, न कि एक भुक्तभोगी और बुरा करने वाले के रूप में। लेकिन यदि वह समझौते को भंग करता है और बुराई का बदला बुराई से देता है तो वे उसके जीवित रहते और उससे नाराज हो जाएंगे और उनके सहधर्मी निचली दुनिया के कानून उसे एक शत्रु के रूप में ग्रहण करेंगे। इस तरह की रहस्यमय आवाज है जो हर समय उसके कानों में बड़बड़ाती रहती है। सुकरात एक अच्छा नागरिक नहीं था। इस तरह का आरोप उसके जीवन काल के दौरान उसके विरुद्ध लगाया गया था। उसके शिष्य रह चुके अल्सिबियोडस, क्रिटियोस और चार्मिडेस के अपराध अब पुनः स्थापित लोकतंत्र की स्मृति में अभी तक ताजा थे। वह एथेंस की प्राण पीड़ा में तटस्थ बना रहा। यह तथ्य सामान्य सद्भाव हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। प्लेटो ने संभवतः अगली पीढ़ी में कलम को अपने मित्र का बचाव करने का हथियार बनाया और इस संदर्भ में उसने जो कुछ लिखा वह उस समय के एथेंस वासियों के लिए नहीं था बल्कि भावी पीढ़ी और दुनिया के लिए था। इस घटना के बारे में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि क्रीटो ने वास्तव में उससे भेंट की और भाग निकलने का प्रस्ताव उसके सामने रखा। प्लेटो उससे कहीं अधिक कल्पना कर सकता था और सुकरात के पास बच निकलने का प्रस्ताव लेकर जाने वाले वयोवृद्ध मित्र के रूप में क्रीटो जैसे एकदम उपयुक्त चरित्र का चयन करना इस कलाकार का ही काम लगता है। क्या ऐसे किसी व्यक्ति के लिए जिसे उसी के देश के कानूनों द्वारा एक अन्यायपूर्ण निर्णय का पात्र बनाया गया हो, उस देश से भाग जाने का प्रयास करना सही है? ऐसा विषय है जिसके बारे में धर्म अधर्म का विचार करने वालों में असहमति हो सकती है। गद्य लेखक शैली का विचार है कि सुकरात ने मरकर अच्छा किया, लेकिन उन कुतर्कपूर्ण कारणों से नहीं जो प्लेटो ने उससे कहलवाए हैं। यह दलील पेश करना कोई कठिन कार्य नहीं होगा कि सुकरात को जीवित रहना चाहिए था और भले कार्य वह अभी भी कर सकता था। उनका श्रेय लेकर यदि वह मरता तो बेहतर होता। एक अलंकार शास्त्री उसकी मृत्यु को महिमा मंडित कर देता। तथापि देखने वाली बात यह है कि प्लेटो का इरादा धर्म अधर्म के प्रश्न का उत्तर देने का बिल्कुल नहीं था, अपितु वह तो इस सहनशील सद्गुण का आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था जो महत्तम बुराई से बचने के लिए न्यूनतम अथवा छोटे से छोटा बुरा काम करने से भी मना कर देता है और अपने मालिक को दिखा देना चाहता है कि उसने मृत्यु में भी उन विचारों की रक्षा की जिनकी हिमायत उसने जीवन भर की है। सुकरात अपने अंतिम क्षण तक संसार नहीं बल्कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जैसे विरोधाभास को बनाए रखता है। उसकी बुद्धि ने ही उसे रास्ता दिखाया होगा, हालांकि वह निष्कर्ष उसके लिए घातक हो सकते हैं। उसकी यह असाधारण भावना कि दुष्ट व्यक्ति ना तो भला कर सकता है न ही बुरा। यदि नैतिक बुराई के अर्थ में ली जाए जैसा कि उसका अभिप्राय है तो सच है उसके अपने शब्दों में वे किसी व्यक्ति को बुद्धिमान या मूर्ख नहीं बना सकते हैं। सुकरात के स्वप्न और होमर की पैरोडी से इसका पूर्वाभास आरंभ में हो जाता है। नियम कानूनों और नीचे की दुनिया में उनके सहधर्मी कानूनों का व्यक्तिकरण काव्यालंकार एक सबसे उत्तम एवं अत्यंत निर्भीक उदाहरण है जो प्लेटो में देखने से मिलता है। सच में क्रीटो और दूसरे शिष्य अपने शिक्षक को भली भांति जानते हैं और वे अपनी योजना की खूबियों के बारे में बहस करने के लिए तैयारी करके आते हैं। अब बच निकलने से सुकरात जीवन में अपने निजी दायित्वों को पूरा कर सकेगा। इसके अलावा यदि वह योजना के अनुसार काम नहीं करता है तो बहुत से लोग सोचेंगे कि उसके मित्रों ने उसके भाग निकलने का प्रबंध करने में उसकी पर्याप्त परवाह नहीं की। अतः अपनी वचनबद्धताओं का सम्मान करने और अपने मित्रों की मान प्रतिष्ठा की रक्षा करने के उद्देश्य से सुकरात ने जेल से भाग जाने का प्रयास किया।
लेकिन सुकरात इन तर्कों को उस एक निर्णय के संदर्भ में अप्रासंगिक मानकर खारिज कर देता है कि कौन सा कार्य सच में उचित है। यह बात विशेष महत्व नहीं रखती है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। जैसा कि उसने दी एपोलॉजी में तर्क दिया था, एकमात्र विचार को महत्व रखता है, उसका संबंध सामान्यतः बहुसंख्यक लोगों से नहीं है, बल्कि उनके बजाय उस एक व्यक्ति से है जो वास्तव में जानता है, अर्थात समझ रखता है। मानवीय कार्य के बारे में निर्णयों का आधार केवल सच्चाई को बनाया जाना चाहिए, ताकि सुविचारित नैतिक विवेचन में केवल वही उचित दृष्टिकोण अपनाया जाए जिसका सहारा लेकर व्यक्ति उसे प्रकट करने की आशा कर सके। संवाद वहां से शुरू होता है जब सुकरात को अपनी जेल कोठरी में क्रीटो की मौजूदगी का पता चलता है। क्रीटो एक धनी मित्र है और सुकरात का शिष्य है। सुकरात जब आश्चर्य व्यक्त करता है कि संतरी ने उसे इतने अलग सुबह अंदर कैसे आने दिया, तब क्रीटो सुकरात को सूचित करता है कि वह संतरी को अच्छी तरह जानता है और उस पर उसका एक उपकार है। क्रीटो के पास सुकरात के लिए बुरी खबर है। वह उसे बताता है कि चश्मदीद गवाहों के सूचना के अनुसार जहाज डेलोस से आ चुका है और कल सुकरात को फांसी दे दी जाएगी। सुकरात उस रिपोर्ट को झिड़क देता है, यह कहकर कि उसने एक सपना देखा है। सफेद पोशाक में एक स्त्री को देखा है जो उसे बता रही है कि आज से तीसरे दिन वह फतिया जाएगा, जिसे इलियाड कहा जाता है। सुकरात कहता है कि उसका मतलब एकदम साफ है, उसकी मृत्यु में अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। क्रीटो सुकरात को उस सपने के बारे में अधिक कुछ कहने नहीं देता है, बल्कि उसे दैत्य कहकर पुकारता है। क्रीटो इतनी सुबह सुकरात को मृत्यु से बचाने के लिए आया है। क्रीटो सुकरात से कहता है कि यदि वह फांसी पर चढ़ जाता है तो लोग समझेंगे कि क्रीटो तथा उसके मित्र इतने निकम्मे थे कि वे उसे बचाकर ले जाने के लिए धन नहीं जुटा सके। क्रीटो की चिंताओं से यह प्रतीत होता है कि घूस देकर कारागार से निकल भागना इतनी आम बात थी कि लोग उस पर नाराजगी प्रकट नहीं करते थे, बल्कि मानकर चलते थे कि ऐसा ही होगा। सुकरात क्रीटो से संभावित मुखबिरों को खरीदने संबंधी पहले प्रस्ताव को ठुकरा देता है और क्रीटो से यह कहकर विरोध करता है कि मुखबिर रास्ते में बिक जाते हैं। वह आगे कहता है कि यदि सुकरात क्रीटो के खाते में धन घटते जाने से डरता है तो सिमियस और सिबेस जैसे कुछ विदेशी भी हैं जो काफी धन लेकर शहर में पहुंच गए हैं। तत्पश्चात क्रीटो साधारण आदमी का नैतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। एक पिता का उत्तरदायित्व होता है कि वे अपनी संतान का पालन पोषण करे और जहाँ तक संभव हो उन्हें कभी अनाश्रित ना छोड़े। वह सुकरात को बताता है कि यदि उसके पुत्र अनाथ होने से बचे रहते हैं तो उसके लिए वह उससे किसी आभार की अपेक्षा नहीं करेगा। तथापि क्रीटो यह नहीं कहता है कि वह स्वयं उन बच्चों की देखभाल करेगा। क्रीटो आगे कहता है कि मुकदमा अभी होना ही नहीं चाहिए था और उसे किसी दूसरे ढंग से संभाला जा सकता था। उसका कहना है कि निकल भागने में असफल रहना सारे मामले की एक हास्यास्पद चरम स्थिति होगी और सुकरात के मित्रों के लिए एक शर्मनाक कायरता की मिसाल बनकर रह जाएगी। सुकरात क्रीटो को बताता है कि वह उन लोगों में से है जिसे विवेक से काम लेना चाहिए। वह उन लोगों के विचारों के प्रति तिरस्कार व्यक्त करता है जो अविवेकपूर्ण ढंग से सोचते हैं और बेतुका व्यवहार करते हैं। सुकरात कहता है कि सिर्फ उसी व्यक्ति की राय महत्व रखती है जो न्याय को समझता है। धन, सम्मान और बच्चों को खिलाना पिलाना जैसी बातें विचारहीन लोगों के लिए महत्वपूर्ण रखती होंगी। फिर सुकरात क्रीटो को न्याय की परिभाषा पर विचार करने, यह सोचकर बताने के लिए आमंत्रित करता है कि क्या जानबूझकर गलत कार्य करना कभी उचित हो सकता है। सुकरात यह तर्क देता है कि अन्याय का प्रतिकार बदलने से करना या बुराई को बुराई से मारना हमेशा गलत है और इस तरह का न्याय उतना ही गलत है जितना कि अन्याय करना। सुकरात क्रीटो से कहता है कि मानव जाति का विशाल बहुमत कभी इस विचार को नहीं मानेगा कि बुराई का प्रतिरोध ना करना गलत है। इस विचार को न कभी मान्यता मिली है और न कभी मिलेगी। वह सोचता है कि यह एक महत्वपूर्ण नैतिक मानदंड है और जो लोग इससे सहमत नहीं होते उनका कोई सामान्य आधार नहीं होता है और वे अवश्य ही एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। उसका कहना है कि उनके विचार विमर्श के लिए इस आधार वाक्य को सत्य माना जाएगा। क्रीटो कहता है वह सुकरात की इस बात से सहमत है कि बुराई को बुराई से करना उतना ही गलत है जितना कि अन्याय करना, लेकिन वास्तव में दोनों में से कोई भी बात उसे क्या व्याकुल नहीं करती है। क्रीटो को एक मित्र को कारागार से बाहर निकालने के लिए रिश्वत देने और सुबह सुबह उससे भेंट करने के लिए जेल में प्रवेश हेतु रिश्वत देने में किसी तरह का पाप नजर नहीं आता है।
कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि सुकरात के अनुसार उन्हें मित्र भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि नैतिक रूप से वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। सुकरात का यह कहना कि समझाने बुझाने के अलावा किसी अन्य तरीके से बुराई का प्रतिकार करना भी एक बुराई है। नैतिक शांतिवाद का एक प्राचीन कथन है। सुकरात उसके तर्क संगत बचाव के लिए एक अनुरूपता को पूर्ण आधार बनाता है। वह कहता है कि राज्य के सामने एक नागरिक की वही स्थिति है जो एक बच्चे की अपने माता पिता के सामने होती है, जिस तरह एक गुलाम की हस्ती अपने मालिक की तुलना में है। वह कहता है कि दुनिया के सामने वह जो कुछ भी है राज्य की वजह से है, क्योंकि हर चीज पर राज्य का कानून चलता है, चाहे विवाह हो, बच्चे का लालन पालन हो या उसकी शिक्षा। सुकरात का कहना है कि वह राज्य की संतान है और राज्य का गुलाम भी है, और जिस राज्य ने उसका इतना हित किया है उसकी आज्ञा का पालन ना करके उस राज्य को नष्ट करने का उसे कोई अधिकार नहीं है।